आइए आज बात प्रारंभ करते हैं राज्यपाल की। संघीय व्यवस्था के ढांचे को अपनाते हुए भारत राज्यों के लिए भी एक स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था अपनी संवैधानिक परिधि में सुनिश्चित करता है। जिस प्रकार भारतीय संविधान केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की व्यवस्था करता है, अर्थात संसद का एक सदन लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक उसी प्रकार इकाई राज्यों के विधानमंडलों को भी आवश्यकता अनुसार एक सदनीय या द्विसदनीय, एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक बनाया जा सकता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में पूरे देश की संघात्मक व्यवस्था का संरक्षक बनाया गया है, ठीक उसी तरह राज्यों में भी राज्यों की संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्यपाल को दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 इस स्थिति को थोड़ा और आगे बढ़ाता है और कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इन शक्तियों का या तो स्वयं प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों का अर्थ राज्य मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों के उस विशाल समूह से है जिसे सामान्यतः नौकरशाही कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वैसे जब संविधान सभा में राज्यपाल की शक्तियों, उसके अधिकारों से संबंधित प्रावधानों पर बहस हो रही थी, तो उस समय 3 सुझाव सामने आए थे। जो पहला सुझाव था वह यह था, जिसे प्रांतीय समितियों ने संविधान सभा को सौंपा था। उसमें यह मांग की गई थी कि राज्यपाल का भी ठीक वैसे ही निर्वाचन जनता करे जैसे कि वह अपने मुख्यमंत्री का करती है। अंबेडकर इस बात पर सहमत हो भी गए थे, लेकिन इस सलाह को यह कहकर ठुकरा दिया गया कि यदि राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों का निर्वाचन जनता करेगी तो दोनों में मतभेद होंगे, दोनों में श्रेष्ठता की होड़ और दौड़ होगी, दोनों अपने को जनता द्वारा निर्वाचित मानेंगे। एक अपने को सक्रिय राजनीतिज्ञ और किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा से संबद्ध मानेगा और दूसरा यदि किसी दूसरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है तो दोनों में राजनीतिक टकराव की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यद्यपि इन संभावनाओं को अंबेडकर ने यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि मुख्यमंत्री का चुनाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधाराओं के परिप्रेक्ष्य में होता है, जबकि राज्यपाल का जो चुनाव भविष्य में होगा वह राज्यपाल की योग्यता, गंभीरता और उसके व्यक्तित्व की गुरुता के आधार पर होगा। अतः किसी टकराव की संभावना नहीं है। इसीलिए अंबेडकर प्रांतीय समितियों द्वारा दिए गए विचार से सहमत थे। एक जो दूसरा सुझाव आया राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर वह यह था कि प्रांतीय विधानसभा 4 नामों की एक सूची केंद्र सरकार को दे और फिर राष्ट्रपति उन 4 नामों पर विचार करते हुए किसी एक नाम पर सहमत हो जाए और उसे राज्यपाल नियुक्त कर दे। संविधान सभा में जब यह प्रस्ताव आया तो लोगों ने प्रश्न उठाया कि विधानसभा ने जिस नाम को पहले क्रम पर रखा है, यदि राष्ट्रपति उसे छोड़कर तीसरे, चौथे या दूसरे क्रम के व्यक्ति को राज्यपाल बना देता है तो फिर विधानसभा या उस राज्य का विधानमंडल उस व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में क्या वैसे ही स्वीकार करेगा जैसा वह पहले क्रम के व्यक्ति को स्वीकार करता। और दूसरा प्रश्न यह उठाया गया कि यदि राज्यपाल विधान सभा या विधानमंडल के उन सदस्यों को अच्छा नहीं लगता या जिन्होंने उसके नाम पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है,
तो फिर वे राज्यपाल का सम्मान नहीं करेंगे। विधानमंडल या विधानसभा के वे सदस्य फिर राज्यपाल का सम्मान नहीं करेंगे। इससे इकाई राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के पद की गरिमा और गंभीरता को एक नई चुनौती मिलेगी। इन दोनों विकल्पों के स्थान पर जो अंतिम और तीसरा विकल्प आया, उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से यह तय करे कि राज्य का राज्यपाल कौन होगा। और जवाहरलाल नेहरू तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये दोनों इसी मत के समर्थक थे कि मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। लेकिन जिस प्रकार पहले और दूसरे सुझावों को जो क्रमशः राज्यपाल के प्रत्यक्ष निर्वाचन या राज्यपाल के अप्रत्यक्ष निर्वाचन से जुड़े हुए थे उसको ठुकराया गया, ठीक उसी तरह इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया कि मुख्यमंत्री की सलाह से भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करे। उन दिनों देश की कुछ राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां भी ऐसी थीं कि केंद्र सरकार का इकाई राज्यों के ऊपर एक मजबूत नियंत्रण आवश्यक प्रतीत हो रहा था। ऐसी स्थिति में इस तीसरे विचार को मान्यता दी गई जो यह कहता है कि राज्यपाल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन न हो, बल्कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे मनोनीत किया जाए। उसमें केवल एक परिवर्तन किया गया और वह परिवर्तन यह था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेंगे। और अंत में इसी विचार को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 155 में अंतर्विष्ट हुआ कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होगी। उसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह अपने पद पर बना रहेगा, यह प्रावधान किया गया। मंत्रिपरिषद से परामर्श के उपरांत राज्यपालों की नियुक्ति के राजनीतिक चरित्र को देखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके सुब्बा राव जी ने पूना विश्वविद्यालय में एक बार बोलते हुए कहा था कि मंत्रिपरिषद के परामर्श की जगह राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसे प्रेषित नामों की सूची में से करनी चाहिए जो उसे एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सौंपे हैं। वस्तुतः भारत में राज्यपाल के पद का जितना राजनीतिक और संवैधानिक दुरुपयोग हुआ है और जिस तरह अनेक राज्यों के राज्यपालों ने केंद्र सरकार के एजेंट की तरह भूमिका निभाई है, उसको देखते हुए के सुब्बा राव जी ने यह मत पूना विश्वविद्यालय में व्यक्त किया था। लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा और राज्यपाल 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। उसमें एक क्लास यह भी है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत का अर्थ यह है कि जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्यपाल को दिए गए उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी का वह उचित ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा देगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं और राज्यपाल अपने पद की शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 157 भारत में राज्यपालों की योग्यता से संबंधित प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी है और वह भारत का नागरिक है, वह राज्यपाल बनने की क्षमता रखता है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की शर्तों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 158 में पद की शर्तें हैं और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद की योग्यता का वर्णन है। योग्यता और शर्तों में एक मौलिक अंतर इतना ही है कि राज्यपाल पद के लिए जो योग्यता है वह राज्यपाल बनने के पूर्व
व्यक्ति को पूरी करनी होंगी और जिन शर्तों का वर्णन अनुच्छेद 158 में है वह राज्यपाल नियुक्त होने के बाद वह उन शर्तों के अधीन ही अपने पद को ग्रहण करेगा। अनुच्छेद 158(1) के अनुसार संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य और राज्यों के विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य राज्यपाल नहीं होगा। यदि संसद का कोई सदस्य या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो यह माना जाएगा कि जिस दिन से उसने अपने राज्यपाल पद की शपथ ली ठीक उसी दिन से उसने अपना संसद या राज्य विधानमंडल जैसी स्थिति हो में अपना स्थान रिक्त कर दिया है। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। राज्यपाल अपने राजभवन में बिना किराया दिए उन सारे शासकीय भत्तों, अधिकारों और विशेषाधिकारों, परिलब्धियों का उपयोग करेगा जिसे संसद ने समय समय पर कानून द्वारा अधिनियमित किया। राज्यपाल को यदि किसी अन्य राज्य के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका वेतन दोनों राज्यों में बराबर बराबर अनुपात में बांट दिया जाएगा और फिर वह उसे अपना वेतन दोनों राज्यों से आधा आधा लेना होगा। यह वह स्थिति है जिसमें किसी एक राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। राज्यपाल पद पर बैठे व्यक्ति की परिलब्धियां और उसके भत्ते उसके पूरे कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। इन सारी शर्तों के अधीन भारत में राज्यपाल के पद को रखा गया है। अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों की। राज्यपाल के पद की शक्तियों को हम 3 शीर्षकों के अंतर्गत रख सकते हैं। एक कार्यपालिका शक्तियां, दूसरा विधायी शक्तियां और तीसरा न्यायिक शक्तियां। अब हम इन तीनों पर क्रमशः विचार करेंगे। आइए पहले बात करते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों की। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्य के राज्यपाल में निहित होगी और वह इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 166 में इसी बात को समर्थन देते हुए कहा गया है कि किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। अनुच्छेद 167 में इसी संदर्भ में एक दायित्व मुख्यमंत्री पर डाला गया है कि वह अपने शासन, प्रशासन और विधि निर्माण संबंधी मंत्रिमंडल के समस्त प्रस्तावों की जानकारी राज्यपाल को देगा। अनुच्छेद 154 में एक शब्द आया है अधीनस्थ पदाधिकारियों, जिसमें मैंने भी कहा कि राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ करेगा। अनुच्छेद 154 इस अधीनस्थ पदाधिकारी शब्द को व्याख्यायित करता है और कहता है, अनुच्छेद 163 के अनुसार इसका आप संदर्भ ग्रहण करें कि जिन विषयों में राज्यपाल से यह अपेक्षा है कि वह अपने विवेक के अनुसार काम करेगा, उन विषयों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों में राज्यपाल अपने इन अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा राय प्राप्त कर सकता है या उसे इन अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार काम करना होगा। वस्तुतः एक स्पेस संविधान सभा ने छोड़ा है जहां राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार काम करेगा या अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह से काम करेगा। यहां अधीनस्थ अधिकारियों का एक सामान्य भाषा में यह भी अर्थ लिया जा सकता है जिसे राज्य का मंत्रिपरिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से काम करेगा, लेकिन जिन विषयों में उससे यह अपेक्षा है कि वह अपने विवेक का प्रयोग करेगा, उन विषयों में वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सामान्यतः इसका अर्थ यह लिया जा सकता है कि जहां उससे विवेक का प्रयोग करने की अपेक्षा है, उन विषयों में वह राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश निर्देश के अनुसार अपने संवैधानिक व्यवहार का निर्वहन करेगा। राज्यपाल को मंत्रिमंडल ने क्या सलाह दी है, इस पर किसी भी न्यायालय में कोई विचार नहीं किया जाएगा। राज्यपाल के कार्यों से ही उस सलाह को देखा जाएगा कि राज्यपाल ने जो काम किया है वह सलाह मशवरे के बाद ही हुआ है, ऐसा माना जाएगा।
राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में सर्वप्रथम आता है अनुच्छेद 164, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाएगी। वस्तुतः जब विधानसभा का सामान्य चुनाव हो चुका हो तो कोई भी राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के लिए बुलाते हैं जिसने राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया और बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाकर फिर उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने की परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित कर दिया गया है और अब वह विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। अतः राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति करते समय इस 15% का ध्यान रखना होगा। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे सदस्य को भी मंत्री बना सकता है जिसके पास विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता न हो। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास विधानमंडल के किसी भी सदन की कोई सदस्यता न हो, यदि वह मंत्री पद ग्रहण करता है तो संविधान उससे इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह 6 माह के भीतर किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाए। यदि 6 माह के भीतर कोई ऐसा सदस्य जिसने मंत्री पद को धारण किया है उसने विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता न ली हो तो 6 माह की अवधि पूरी होते ही वह मंत्री पद पर नहीं रहेगा, उसका मंत्री पद छिन जाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बाद राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। राज्यपाल इसके अतिरिक्त राज्य में जो विभिन्न प्रकार के राजकीय आयोग काम कर रहे हैं, जैसे उच्च शिक्षा सेवा आयोग आदि, इन सब के अध्यक्षों एवं सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल लोक सेवा आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अतिरिक्त अन्य अनेक आयोग हैं जिनके अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है और यह प्रायः नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श से ही होती हैं। राज्यपाल को यह भी अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अंतर्गत उसे राज्य विधान सभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है। राज्यपाल की यदि यह राय हो कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह ऐसी दशा में किसी एक व्यक्ति को आंग्ल भारतीय समुदाय के विधानसभा में मनोनीत कर सकता है अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अंतर्गत। अनुच्छेद 171(5) के अंतर्गत राज्यपाल को विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है और ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले लोग होंगे। राष्ट्रपति सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को राज्यसभा में मनोनीत नहीं करता। बाकी जो 4 क्षेत्र बताए गए, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इसके सदस्यों को मनोनीत करता है। लेकिन राज्यपाल को एक क्षेत्र अधिक मिला हुआ है, वह सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वालों को राज्य के विधानमंडल के द्वितीय सदन अर्थात विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। अब आइए बात करते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियों की। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक आवश्यक अंग होता है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां विधान परिषद के सहित बनेगा, अर्थात जहां द्विसदनात्मक राज्य की विधानमंडल है, जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, वहां उन दोनों और राज्यपाल के साथ मिलाकर विधानमंडल बनेगा। और जहां केवल एक सदनात्मक राज्य व्यवस्थापिका है, अर्थात जहां केवल विधानसभा का अस्तित्व है, वहां विधानसभा और राज्यपाल इन दोनों को मिलाकर विधानमंडल गठित होगा। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र आहूत करने का अधिकार है। राज्यपाल सामान्यतः विधानमंडल के दोनों सदनों को एक ही तिथि में आहूत करता है यदि वहां द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है तो। लेकिन
मंडल का सत्र बुलाते समय राज्यपाल को यह ध्यान रखना होता है कि एक सत्र की अंतिम बैठक और द्वितीय सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल न हो। सामान्यतः भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद की ही तरह राज्य विधानमंडलों के भी 3 सत्र बुलाने की परंपरा स्थापित है। एक शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र। चूंकि 3 सत्र बुलाए जाते हैं, इसलिए सामान्यतः 4 महीने से अधिक का अंतराल विधानमंडल की 2 बैठकों के बीच नहीं होता। लेकिन संविधान कहता है कि किसी भी दशा में यह अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होगा, और यदि ऐसा होता है तो फिर यह संविधान के साथ एक प्रकार का छल होगा, धोखा होगा। सामान्यतः भारत में राज्यपालों ने इस परंपरा का पालन किया है और 6 महीने के भीतर उन्होंने 6 महीने से अधिक का अंतराल किसी भी राज्यपाल ने आज तक नहीं रखा है। अनुच्छेद 174(2) राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा को भंग कर दे। जिन राज्यों में विधान परिषद का भी अस्तित्व है, वहां विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती। वह राज्यसभा की तरह एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल विधान सभा के सदस्यों के 5 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में 1 वर्ष अधिक अर्थात 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, यह एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता और प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसलिए यह एक अनवरत बना रहने वाला सदन है। राज्यपाल को विधानमंडल के दोनों सदनों को एक साथ या अलग अलग संबोधित करने का अधिकार है और यह अनुच्छेद 175-76 में दिया गया है। सामान्यतः जब विधानसभा का चुनाव होने के उपरांत विधानसभा की प्रथम बैठक होती है और यदि उस राज्य में विधान परिषद भी है तो राज्यपाल दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र आहूत करता है। इसी तरह जहां द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, वहां प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में भी राज्यपाल दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आहूत करता है और उसके आहूत करने के कारण और उसकी भविष्य की योजनाओं की चर्चा करता है। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का एक आवश्यक अंग इसलिए भी है क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तब तक विधि का रूप धारण नहीं कर सकते जब तक कि राज्यपाल ने उस पर अपने हस्ताक्षर न कर दिए हों। सामान्यतः राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देते हैं। धन विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के पूर्व राज्यपाल की अनुमति ली जाती है और उसकी अनुमति के बाद ही धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के प्रथम सदन अर्थात विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी विधेयक विधि तभी बनेगा जब राज्यपाल ने उस पर अपनी अनुमति दे दी हो। राज्यपाल को यह अधिकार है कि यदि राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए किसी कानून से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून का कोई टकराव हो रहा हो या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे उच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसे किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर दे। जब राज्यपाल इस प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर लेता है तो उस पर निर्णय भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की भूमिका यहीं समाप्त हो जाती है। सामान्यतः राज्यपाल राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को अपनी सहमति दे देता है, लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस उस सदन को भेज दे जहां वह विधेयक पहली बार प्रस्तुत हुआ था। जब राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देता है तो वह सदन उस पर पुनर्विचार करता है और पुनर्विचार करने के उपरांत पुनः राज्यपाल को वह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जब राज्यपाल को दोबारा कोई विधेयक इस प्रकार दोनों सदनों से विचार विमर्श करने के उपरांत भेजा जाता है तो उसे अपनी सहमति देनी होती है, अर्थात दूसरी बार राज्यपाल को अपनी अनिवार्य सहमति देनी होगी। प्रथम बार वह पुनर्विचार का आह्वान कर सकता है। अब आइए बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की। अनुच्छेद 161 के अनुसार जहां तक किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहां तक किसी भी कानून के विरुद्ध किए गए किसी भी अपराध को जिसमें दंड निर्धारित किया जा चुका है न्यायालय के द्वारा, राज्यपाल उस दंड को
क्षमा कर सकता है, उस दंड के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकता है, उस दंड की प्रकृति को बदल सकता है, उस दंड को निरस्त कर सकता है, लेकिन वह किसी भी दशा में राज्य के न्यायालयों द्वारा या राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दंडित किसी ऐसे अपराधी को जिसे मृत्यु दंड मिला है, उसके मृत्यु दंड को वह क्षमा नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मृत्यु दंड को क्षमा करने का एकमात्र अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को यह अधिकार नहीं मिला है। अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों के नियुक्त करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है और वह ऐसा करते समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और लोक सेवा आयोग के ऐसे सदस्यों से परामर्श करता है जिनसे वह परामर्श करना उचित समझता है। अभी बताई गई राज्यपाल की कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक शक्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकार भी राज्यपालों को संविधान ने दिए हुए हैं। इसमें से एक प्रमुख अधिकार है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने का अधिकार। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख संविधान ने बनाया हुआ है। उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और यह नियुक्ति मंत्रिमंडल के सलाह पर ही होती है। राज्य के राज्यपाल से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वह उस परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करे जब उसे ऐसा लग रहा हो कि राज्य का संवैधानिक तंत्र संविधान के अनुसार नहीं चल रहा। यदि राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था फेल कर गई है या राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वह भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य की सरकार को के स्थान पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दे। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का एक बहुत ही विवादास्पद अनुच्छेद रहा है। अनेक बार राज्यपालों ने केंद्र सरकार के एजेंट की भूमिका निभाते हुए अपने पद की गरिमा और शुचिता की परवाह न करते हुए केंद्र सरकार के इशारों पर काम किया है और चुनी हुई राज्य सरकारों को अनुच्छेद 356 के माध्यम से उन्हें उनके पद से हटाने में विशेष भूमिका निभाई है। बम्बई केस में सर्वोच्च न्यायालय के इस सार्थक और सशक्त हस्तक्षेप के बाद कि बहुमत का निर्णय सदन में होगा और जो भी राज्यपाल निर्णय लेंगे वह न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा, अब इस पर कुछ रोक लगाई जा सकी है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को एक अन्य अधिकार मिला हुआ है, वह है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में न हो और उस दशा में राज्य में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों जिसमें किसी विशेष नियम या कानून का निर्माण अविलंब आवश्यक हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल के परामर्श पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और इस अध्यादेश का वही बल होगा, वही प्रभाव होगा जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों का होता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अगले सत्र में विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे और विधानमंडल में वह 6 सप्ताह के भीतर पारित होगा, उस अध्यादेश का अनुमोदन होगा। जब 6 सप्ताह के भीतर राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन हो जाता है तो वह अध्यादेश कानून का एक अस्थायी हिस्सा बन जाता है। अध्यादेश राज्यपाल को किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष कानून का निर्माण करने की आपातकालीन शक्ति देता है।